सो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो है हाउ टू टीच पोएट्री। हाउ टू टीच पोएट्री, कविता कैसे पढ़ाई जाए। हाउ टू टीच पोएट्री इन इंग्लिश, आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू टीच पोएट्री इन इंग्लिश। ऑल्दो देयर इज नो पेनेशिया कि मैं आपको 30 मिनट में ये बता दूं कि पोएट्री कैसे पढ़ाई जाती है। 30 मिनट में ये नहीं बताया जा सकता कि हाँ पोएट्री को आप पूरी तरह से कैसे पढ़ा सकते हैं। फिर भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पोएट्री के मैं आपको आज बताऊंगा जो आपकी मदद करेंगे व्हेन यू आर टीचिंग पोएट्री इन योर क्लास, व्हेनेवर यू विल बी टीचिंग पोएट्री इन योर क्लास। सबसे पहली चीज जो आपको जहन में रखनी है अपने, सबसे पहली चीज वो ये है कि प्रोज इज फॉर माइंड और इंटेलेक्ट। प्रोज जो होता है वो मस्तिष्क या इंटेलेक्ट के लिए है। प्रोज इज फॉर द माइंड और इंटेलेक्ट एंड पोएट्री इज फॉर द हार्ट। पोएट्री हृदय के लिए है। पोएट्री इज ऑल अबाउट इमोशंस। पोएट्री पूरी तरह से इमोशंस की बात करती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि अगर आप कुछ चीजें सीखें, कुछ बेसिक सीखें इन क्लासेस से, तो भी इन क्लासेस का इंपॉर्टेंट बढ़ता है। तो सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है, प्रोज इज फॉर इंटेलेक्ट और माइंड एंड पोएट्री इज फॉर द हार्ट। पोएट्री हार्ट के लिए, पोएट्री इज ऑल अबाउट इमोशंस। फिर जैसे मैंने पिछली बार आपसे कहा था, इस बार भी आपसे एक प्रश्न पूछता हूं और वहीं से शुरू करता हूं। क्या आपने कभी सोचा कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोज एंड पोएट्री? क्या आपने कभी यह सोचा कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोज एंड पोएट्री? क्या आपने कभी यह सोचा कि प्रोज पोएटिक हो सकता है, प्रोज पोएटिक हो सकता है, या पोएट्री प्रोजेइक हो सकती है? 3 प्रश्न। पहला, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोज एंड पोएट्री? दूसरा, कैन प्रोज बी एवर पोएटिक? और तीसरा, कैन पोएट्री एवर बी प्रोजेइक? ध्यान से सोचिएगा इन प्रश्नों के बारे में। अगर आप इन प्रश्नों के बारे में सोचेंगे तो आपको प्रोज, पोएट्री, इन सारी चीजों की समझ विकसित होगी। और किसी भी चीज को समझना बेहद जरूरी है अगर उसमें हमें आगे बढ़ना। प्रोज प्रोजेइक होता है, पोएटिक हो सकता है या नहीं? पोएट्री पोएटिक होती है, प्रोजेइक हो सकती है कि नहीं? अगर प्रोज पोएटिक होगा तो कैसा होगा? अगर पोएट्री प्रोजेइक होगी तो कैसी होगी? जब आप इन प्रश्नों से जूझते हैं तब आपके दिमाग में प्रोज के प्रोज होने का कारण समझ में आता है। तब आपके मस्तिष्क में एक चित्र बनता है कविता के कविता होने का, प्रोज के प्रोज होने का, या पोएट्री के पोएट्री होने का। ठीक, चलिए अब प्रश्न यह आता है कि व्हाट इज पोएट्री? वी आर हियर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू टीच पोएट्री। लेकिन सबसे पहली चीज यह आती है, व्हाट इज पोएट्री? कविता है क्या? पोएट्री है क्या? चलिए आज कुछ डेफिनेशंस देखेंगे हम पोएट्री की, कुछ वर्ल्ड नोन डेफिनेशंस, जिससे हमें यह समझ में आएगा कि एक्चुअली व्हाट पोएट्री इज। और जब भी हम पोएट्री की डेफिनेशंस की बात करते हैं, सबसे और विलियम वर्ड्सवर्थ साहब ने कहा है कि पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावर। मैं फिर से दोहराता हूं, पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। थोड़ी सी कठिन लग रही होगी, मुझे पता है। इसको मैं सरल करता हूं। किसी भी चीज को सरल करने का यह तरीका है कि उसको सेंस ग्रुप्स में तोड़िए। अगर वर्ड्सवर्थ साहब की परिभाषा को आप अलग अलग सेंस, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी कनेक्शन की। मैंने आपसे कहा कि अगर इस डेफिनेशन को आप अलग अलग सेंस ग्रुप्स में तोड़ेंगे तब आपको यह डेफिनेशन सही ढंग से समझ में आएगी। पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो। सबसे पहली चीज, पोएट्री में स्पॉन्टेनिटी होनी चाहिए।
अगर एक फ्लो नहीं है, अगर क्रमबद्धता नहीं है, अगर ऐसा लग रहा है कि पोएट्री अनायास नहीं है, सायास है, तो वो पोएट्री नहीं। पोएट्री मस्ट बी स्पॉन्टेनियस। द फ्लो ऑफ अ पोएट्री मस्ट बी स्पॉन्टेनियस। तो पोएट्री इज ए स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो। किस चीज का ओवरफ्लो भाई? ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। अगर फीलिंग्स पावरफुल नहीं है तो भी वो पोएट्री नहीं। तो पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। कहां से आएंगी? इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। ऐसे इमोशंस जिसको हम रिकलेक्ट करते हैं कब? व्हेन वी आर इन अ ट्रैंक्विल स्टेट। जब हम ट्रैंक्विलिटी की स्टेट में होते हैं, जब हम एक अजीब सी शांति होती है उसमें, जब हम इमोशंस को रिकलेक्ट करते हैं, तब अनायास ही जो कुछ बाहर आता है वो है पोएट्री, सायास नहीं। एक हिंदी की बड़ी खूबसूरत सी परिभाषा है पोएट्री की, कवि की। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा ज्ञान, उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, ज्ञान नहीं गान। तो आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो जब आंखों से चुपचाप बहना मतलब स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, ये है पोएट्री की डेफिनेशन। पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। एक दूसरी परिभाषा की तरफ बढ़ते हैं पोएट्री की। कुछ परिभाषाएं अलग अलग जब हम देखेंगे तो पोएट्री का एक कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बनेगा, व्हाट एक्चुअली पोएट्री इज। मैथ्यू आर्नल्ड साहब का कहना है, पोएट्री एट द बॉटम इज क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। यानी जिस पीस ने लाइफ का क्रिटिसिज्म नहीं किया वो पोएट्री नहीं है। कोई भी पोएटिक पीस वही है जो क्रिटिसिज्म करे, किसका? लाइफ का। पोएट्री एट द बॉटम इज क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। तीसरी परिभाषा और बेहद महत्वपूर्ण परिभाषा है एस.टी. कोलरिज साहब की। एस.टी. कोलरिज साहब का नाम आप सबने सुना होगा, और उनकी परिभाषा एक भेद करती है, एक अंतर बताती है, व्हाट एक्चुअली इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोज एंड पोएट्री। आखिर प्रोज और पोएट्री में अंतर क्या है? प्रोज, वर्ड्स इन देयर बेस्ट ऑर्डर, वर्ड्स इन देयर बेस्ट ऑर्डर। जब शब्दों को उनके सबसे बेहतर क्रम में रखा जाता है तो वो होता है प्रोज, तब बनता है गद्य। देन व्हाट इज पोएट्री? पोएट्री इज बेस्ट वर्ड्स इन देयर बेस्ट ऑर्डर। जब हम सबसे बेहतरीन शब्दों का चयन करते हैं और उनको सबसे बेहतरीन क्रम में सजाते हैं, तब बनती है कविता। तो तीनों परिभाषाएं याद रखिएगा। सबसे पहला, पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स एंड इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, ये याद रखना है। दूसरी चीज, पोएट्री एट द बॉटम इज क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। और तीसरी चीज, बेस्ट वर्ड्स इन देयर बेस्ट ऑर्डर। प्रोज क्या है? वर्ड्स इन देयर बेस्ट ऑर्डर, लेकिन पोएट्री बेस्ट वर्ड्स इन देयर बेस्ट ऑर्डर। ये है पोएट्री। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि टीचिंग पोएट्री इन इंग्लिश, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम टीचिंग पोएट्री इन हिंदी। किसी भी पोएटिक पीस को हिंदी में पढ़ाना और किसी इंग्लिश की पोएटिक पीस को पढ़ाना, वेयर द डिफरेंस लाइज, दोनों में अंतर क्या है? देखते हैं, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं और उससे अंतर को समझने का प्रयास करते हैं। अगर उदाहरण हम ध्यान से समझेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि वास्तव में वेयर इज द प्रॉब्लम इन टीचिंग पोएट्री इन इंग्लिश। जब अंग्रेजी में हम किसी पोएट्री को पढ़ाते हैं तो समस्या कहां आती है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब की एक कविता आप सबने इंटरमीडिएट में पढ़ी होगी, बड़ी महत्वपूर्ण कविता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कविता है, आप सबने पढ़ी है, इसलिए मैं वो एग्जाम्पल दे रहा हूं। और जो पोएटिक पीस है उसका नाम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग।
और उस कविता की लाइन्स हैं, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप. द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप. ठीक है, पढ़ लिया हमने, पढ़ा दिया. क्यों नहीं आया मजा? बड़ी बेहतरीन लाइन थी. वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप. क्यों मजा नहीं आया? बिकॉज वी आर नॉट एनट्यून्ड विद द इमोशंस ऑफ दीज लाइन्स. वी आर नॉट एनट्यून्ड. हमारी फ्रीक्वेंसी इस लैंग्वेज की फ्रीक्वेंसी से उस ढंग से मैच कर ही नहीं पा रही. लेकिन अगर मैं इसी कविता का हिंदी ट्रांसलिटरेशन जो हरिवंश राय बच्चन साहब ने किया है वो आपसे कहूं तो सुनिए. गहन सघन मनमोहक वंतरु मुझको आज बुलाते हैं. गहन सघन मनमोहक वंतरु मुझको आज बुलाते हैं. किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे वो आते हैं. अभी कहां आराम बदा यह मूक निमंत्रण छलना है. अरे अभी तो मीलों मुझको चलना है. सेम लाइंस, केवल ट्रांसलिटरेशन है, लेकिन वही लाइंस. वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप. वो फील नहीं दे रहा है जो फील गहन सघन मनमोहक वंतरु मुझको आज बुलाते हैं. किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे वो आते हैं. अभी कहां आराम बदा यह मूक निमंत्रण छलना है. अरे अभी तो मीलों मुझको चलना है. इसमें आपकी फीलिंग्स अधिक जुड़ रही हैं. और मैंने आपसे पहले भी कहा, पोएट्री इज ऑल अबाउट फीलिंग्स. पोएट्री इज ऑल अबाउट इमोशंस. इट मस्ट पियर्स द हार्ट. और अगर आपका हृदय नहीं बेध पाई वो पंक्तियां, तो वो पोएट्री नहीं हो सकती, पोएट्री हो ही नहीं सकती. क्योंकि पोएट्री की यह खासियत है, पोएट्री पियर्सेस द heart. Poetry pierces the heart. Now, you yourself can see the difference between teaching poetry in English language and teaching poetry in Hindi language. Poetry को हिंदी में पढ़ाना और इंग्लिश में पढ़ाने में क्या फर्क है आप खुद समझ सकते हैं. मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया उससे वो चीज आपकी समझ में आएगी. जबकि मैंने इतनी आसान लाइंस चुनी थी आपके लिए, ऐसी लाइंस जो आपके इमोशंस से अटैच हो सकती थी. स्टिल दे आर डिफिकल्ट. इसके बाद भी वो लाइंस डिफिकल्ट थी. एक चीज और याद रखनी है, इफ द पोएम इज नॉट अपीलिंग यू इट विल नेवर अपील द स्टूडेंट्स. अगर कविता आपके हृदय को नहीं बेध पाई, अगर कविता आपके हृदय में नहीं उतर पाई, अगर कविता को पढ़ाते समय आपके हृदय में हलचल नहीं हुई, तो बच्चों के हृदय में हलचल कभी नहीं हुई. एक टीचर एंजॉय करता है जब कविता को, तब तो यह संभावना है कि बच्चे एंजॉय करें. एक सवाल और, जब भी हम कविता पढ़ाते हैं, आर वी एट ईज वाइल टीचिंग इंग्लिश पोएट्री? ये सोचने वाली बात है कि क्या हम कविता को पढ़ाते समय इजीनेस महसूस करते हैं, इजीनेस फील करते हैं? अगर करते हैं तो ठीक है, तब यह संभावना बनती है कि बच्चा उस कविता को समझेगा. But if we are not at ease while teaching poetry, it is impossible that students are going to get anything from that poetry. If we are not at ease, the students won't enjoy the poem ever. समझने वाली बात है. हाँ, एक और चीज, हमारे यहां पोएट्री पढ़ाने का एक बड़ा बेहतरीन तरीका है. जब भी इंग्लिश की कोई पोएम पढ़ाई जाती है, उसका बड़ा बेहतरीन तरीका है, ध्यान से सुनिएगा. इंग्लिश की पोएम को पढ़ाते समय हम उसका प्रोजेइक ट्रांसलेशन करते हैं और वही प्रोजेइक ट्रांसलेशन बच्चों तक पहुंचता है. यानी हमने किया क्या? पोएट्री को प्रोज बना दिया, पोएट्री को प्रोज बना दिया और फिर उस प्रोज को बच्चों तक पहुंचा दिया. क्या किया? पोएट्री को
प्रोज बनाया और फिर उसे बच्चों तक पहुंचा दिया। क्या कभी भी प्रोजेइक पीस बच्चों के हार्ट्स तक को अपील करेगी? मैंने पहले ही कहा, प्रोज नेवर अपील्स द हार्ट, इट ऑलवेज अपील्स द इंटेलेक्ट और माइंड। गलती यही हो रही है कि हम पोएटिक पीस को जब तक प्रोजेइक बनाकर बच्चों को समझाते रहेंगे, we will not be able to arouse the emotion of our students, and unless the emotions of those students are aroused, teaching poetry is useless. जैसे ही हम, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, ध्यान रखिएगा, जैसे ही हम किसी भी कविता का, किसी भी पोएटिक पीस का, किसी भी पोएट्री का प्रोजेइक ट्रांसलेशन करते हैं, कविता की आत्मा उसी समय मर जाए। प्रोजेइक ट्रांसलेशन हुआ नहीं कि कविता की आत्मा मरी, और जब कविता की आत्मा ही मर गई तो कविता बच्चों तक कभी नहीं पहुंचेगी। कविता बच्चों तक पहुंचे, इसके लिए जरूरी है कि कविता की आत्मा जीवित रहे, और कविता की आत्मा जीवित रहे इसके लिए यह जरूरी है कि हम कविता को कविता जैसा पढ़ाएं। पोएट्री मस्ट बी taught as poetry, not as a prose. एक फ्रेज मैं बचपन से सुनता आया हूं बार बार, लर्न इट बाय हार्ट। मेरे टीचर्स कहा करते थे मुझसे, लर्न इट बाय हार्ट। कभी किसी टीचर ने नहीं कहा लर्न इट बाय इंटेलेक्ट या लर्न इट बाय ब्रेन, लर्न इट बाय हार्ट। आपने एक और चीज सुनी होगी, हम बच्चों से कहते हैं, हमसे भी कहा गया कि कोई कविता याद है, सुनाओ। कभी किसी ने नहीं कहा कि गद्य का यह पाठ याद है, सुनाओ। क्योंकि कविता सुनाने के लिए, कविता गाने के लिए, कविता में राइम होना चाहिए, कविता की रिदम को टीचर को समझना चाहिए, राइज एंड फॉल होना चाहिए, इंटोनेशन जरूरी है, रिदम जरूरी है, फ्लो जरूरी है, पिच जरूरी है। और अगर वो चीजें ही नहीं हैं तो फिर टीचिंग पोएट्री इज नॉट गोइंग प्रॉपरली। हम कविता को सही से नहीं पढ़ा रहे हैं जिस तरह से कविता को पढ़ाया जाना चाहिए। हिंदी हमारी L1 है, लैंग्वेज 1, कहीं पर लैंग्वेज 2 भी हो सकती है, डायलेक्ट आपकी लैंग्वेज 1 होती है। तो जो हमारी लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 है, जब उसकी कविताओं को हम कविता जैसा नहीं पढ़ते, जब उसकी कविताओं को हम कविता जैसा नहीं पढ़ाते, तो लैंग्वेज 3 या लैंग्वेज 2 जो कि इंग्लिश है, उसकी कविताओं को कविता जैसा पढ़ाना तो कठिन है। चलिए एक और एग्जाम्पल देता हूं आपको, क्योंकि एग्जाम्पल्स बहुत जरूरी है। जितने अधिक एग्जाम्पल से हम किसी चीज को समझेंगे वो हमारी मदद करेगा। एक कविता है जो आप सबने पढ़ी है, चांद और कवि। देखिएगा, मान लीजिए मैंने ये कविता पढ़ाई आपको, क्लास में गए आप और आपने कहा, रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता, और फिर बेचैन हो जगता न सोता है, किंतु फिर भी श्रेष्ठ ठहरा आदमी ही तो, बुलबुलों से खेलता कविता बनाता है। पढ़ा दिया आपने कविता। क्या पढ़ाया आपने, कभी सोचा? अगर आप क्लास में गए और इस तरह से कविता पढ़ा दी आपने, तो आपने कविता पढ़ाई। आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, उलझने अपने बनाकर आप ही फंसता, और फिर बेचैन हो जगता न सोता है, किंतु फिर भी श्रेष्ठ ठहरा आदमी ही तो, बुलबुलों से खेलता कविता बनाता है। बेधा किसी का हृदय, किसी के इमोशंस जागे, अगर नहीं जागे तो आपने कविता नहीं पढ़ाई ना। चलिए एक दूसरा तरीका देखते हैं। रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता, और फिर बेचैन हो जगता न सोता है, किंतु फिर भी श्रेष्ठ ठहरा आदमी ही तो, बुलबुलों से खेलता कविता बनाता है, बुलबुलों से खेलता कविता बनाता है। ये दूसरा तरीका हुआ। इसमें थोड़ा सा पोएटिक हुए हैं आप। आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता, और फिर बेचैन हो जगता न सोता है, किंतु फिर भी श्रेष्ठ ठहरा आदमी ही तो, बुलबुलों से खेलता कविता बनाता है, बुलबुलों से खेलता कविता बनाता है। मैंने कहा ना, ये दूसरा तरीका। अब तीसरा तरीका देखते हैं। तीसरे तरीके से अगर हम कविता को पढ़ाएं तो क्या करेंगे? रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद,
आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता, और फिर बेचैन हो जगता न सोता है, किंतु फिर भी श्रेष्ठ ठहरा आदमी ही तो, बुलबुलों से खेलता कविता बनाता है। ये तीसरा तरीका रहा। बहुत सारे इसी तरह के तरीके हैं, लेकिन आपको तरीका वो चुनना है कि इमोशंस जागें। आपको तरीका वो चुनना है कि उस सामने वाले स्टूडेंट के जिंदा रहने तक आपकी वो क्लास, आपकी वो लाइंस, आपकी वो पोएट्री जिंदा रहे। और हमारे और आपके साथ जो कविताएं आज भी जिंदा हैं, उसके पीछे का कारण यही है कि उन कविता को हमारे टीचर्स ने कविता जैसा पढ़ाया था। Those poems were taught as a poem, not as a prose. वो कविता प्रोज जैसी नहीं पढ़ाई गई थी, इसलिए वो जिंदा है हमारे साथ। और अगर उसी प्रोजेक ढंग से वो कविताएं पढ़ाई गई होती तो वो कविताएं हमारे साथ जिंदा न रहती। तो हमें सबसे पहला काम ये करना है कि कम से कम L1 या L2 की जो पोएम्स हैं, लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 की जो पोएम्स हैं, उनको पोएम जैसा पढ़ाया जाए। फिर उसके बाद L3 या L2 जो हमारी इंग्लिश है, उसकी पोएम्स को पोएम जैसा पढ़ाया जाए। क्योंकि जब तक हिंदी की पोएम्स को बच्चा पोएम जैसा नहीं पढ़ पाएगा, इट इज इवन इम्पॉसिबल टू थिंक दैट ही विल गो थ्रू द पोएम्स ऑफ इंग्लिश एज पोएम्स। कभी नहीं जाएगा। पहले उसे पोएट्री पढ़ने का एक सलीका है, पहले उसे पोएट्री पढ़ने की एक आदत डेवलप हो, पहले उसके भीतर पोएट्री की समझ विकसित हो। वो बहुत जरूरी है, वो बेहद जरूरी है। ठीक, अगली चीज, वॉट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग पोएट्री। ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? ऑब्जेक्टिव क्या है पोएट्री पढ़ाने का? जब तक हम उन ऑब्जेक्टिव्स तक नहीं पहुंच रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। हाँ, ऑब्जेक्टिव्स क्या है मैं बताऊं? हमारे यहां बड़े बेहतरीन से ऑब्जेक्टिव हैं। जब हम हाई स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे टीचर्स बार बार कहा करते थे कि ये 6 लाइनें, ये 8 लाइनें कविता की याद कर लो, नहीं तो 4 नंबर गंवा दोगे। तो कविता याद करने का, कविता को पढ़ने का अगर उद्देश्य 4 अंक हैं तो बच्चा कभी भी कविता को कविता जैसा नहीं समझे। If the aim and objective of a poem is to get 4 marks, ठीक नहीं। जब हम इंटरमीडिएट में पहुंचे तो थोड़ा सा बदलाव हुआ, फिर यह कहा गया कविता का उद्देश्य 4 अंक नहीं, कविता का उद्देश्य बढ़ चुका है। अब कविता का उद्देश्य हो गया है 8 से 10 अंक। क्यों? क्योंकि रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन भी आएगा। रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन भी आएगा, और साथ ही साथ क्रिटिकल एप्रिसिएशन या सेंट्रल आइडिया आएगा। यह है उद्देश्य कविता का। हाँ है, कविता का उद्देश्य यह है कि हम कविता का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन लिख सकें। कविता का उद्देश्य यह है कि हम कविता का क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिख सकें। कविता का उद्देश्य यह है कि हम उसका सेंट्रल आइडिया लिख सकें, लेकिन रट के नहीं, याद करके नहीं। अगर टीचर ने 4 लाइन का सेंट्रल आइडिया लिखाया है तो आप 4.5 लाइन का सेंट्रल आइडिया अगर नहीं लिख पा रहे हैं, देन यू हैव नॉट गॉन थ्रू द एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग लर्निंग पोएट्री। नहीं है। अगर आप रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन कविता का याद कर रहे हैं तो हम उद्देश्यों से वंचित हैं। एक 2012 में एक रिसर्च हुई, एनसीईआरटी ने एक रिसर्च कराई और उस रिसर्च की कुछ फाइंडिंग्स आई। हालांकि बहुत बड़ी रिसर्च है, मैंने पढ़ी, लेकिन आपके जो सबसे काम का था उसमें रिगार्डिंग टीचिंग पोएट्री, वो मैंने वहां से चुराया। जो फाइंडिंग्स आई उसमें बड़ी बेहतरीन सी बात आई है कि एग्जैक्टली व्हाट इज द एम और ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पोएट्री। है क्या एक्चुअली एम या ऑब्जेक्टिव? तो साफ साफ लिखा है उसमें, पोएट्री नीड्स टू बी टॉट फॉर एप्रिसिएशन। जो मैंने आपसे कुछ देर पहले कहा, क्या कि क्रिटिकल एप्रिसिएशन होना चाहिए। क्रिटिकल एप्रिसिएशन की समझ आनी चाहिए बच्चे में। क्रिटिकल एप्रिसिएशन याद नहीं करना है,
क्रिटिकली आप एप्रिशिएट कर सकें कविता को, ये उद्देश्य है उसका। हालांकि ये आगे की क्लासेस में है, शुरुआत की क्लासेस के उद्देश्य भी इसमें लिखे हुए हैं। पोएट्री नीड्स टू बी टॉट फॉर एप्रिसिएशन, एंजॉयमेंट। एंजॉय तो करे बच्चा। राइम्स, नर्सरी राइम्स हम एंजॉय तो करते थे कम से कम। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी, हमने एंजॉय तो किया। चंदा मामा दूर के हमने एंजॉय तो किया। तो फॉर एप्रिसिएशन, एंजॉयमेंट एंड प्लेजर विथ प्रॉपर फीलिंग, एंड प्लेजर विथ प्रॉपर फीलिंग, प्रॉपर फीलिंग्स के साथ प्लेजर। सिर्फ प्लेजर नहीं, अगर फीलिंग्स नहीं है, मैंने आपसे कहा था पहले भी, शुरुआत में मैंने यहीं से शुरू किया आज का लेक्चर, कि पोएट्री इज ऑल अबाउट इमोशंस, इट मस्ट अपील द हार्ट। ठीक, तो प्रॉपर फीलिंग्स के साथ प्लेजर है। एंड रेसिटेशन विथ प्रॉपर रिदम, म्यूजिक एंड साउंड। अभी कुछ देर पहले मैंने बात किया आपसे रेसिटेशन की, आना चाहिए। इफ यू आर नॉट एबल टू रिसाइट द पोएम, तो आपके उस कविता पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है। हम लोग थे, हम लोग के शर्मा सर पढ़ाया करते थे, तो वो कहते थे कि कैसे कविता सुनाओगे, तो हम लोग कहते 3 years she grew in sun and shine, तो कहते नहीं, ऐसे नहीं। हर कविता की एक रिदम है और उस रिदम को हमें पकड़ना होगा। तो हमको समझ में ही ना आए 3 years she grew में रिदम क्या है, तो वो कहते थे डडा 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 डडम 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 डडम। तो हमें लगता था कहां डडा कहां डडम, इसमें कहां डडा या कहां डडम। तो जब उन्होंने बताया कि 3 years she grew in sun and shine, then nature set a lovelier flower on earth was never shown, तब हमें लगा अच्छा है तो डडा 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 डडम 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 डडम, तब लगा कि है, रिदम है। 3 years she grew in sun and shine, then nature set a lovelier flower on earth was never shown, तो लगा कि एक रिदम है और उस रिदम को हमें समझना होगा। और अगर टीचर उस रिदम के साथ पोएट्री नहीं पढ़ाएगा तो बच्चा कभी भी उस रिदम को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि बच्चा तो सिर्फ इमिटेट करता है। और शुरुआत में इमिटेशन अगर अच्छा हो गया, सही चीजें हमने इमिटेट करना शुरू कर दी, तो चीजें हमारे लिए आसान होती जाती हैं। ठीक, अगली चीज, सिलेक्शन ऑफ पोएम्स इन ऑर्डर टू अचीव द अबव मेंशन्ड ऑब्जेक्टिव्स। भाई ऑब्जेक्टिव हमने तय कर लिया, क्या तय कर लिया, बच्चा क्रिटिकल एप्रिसिएशन कर सके, बच्चा एंजॉय करे, बच्चा फीलिंग्स के साथ प्लेजर ले, बच्चा रिसाइट कर सके रिदम के साथ, म्यूजिक के साथ, साउंड के साथ। लेकिन इन सारी चीजों के बाद भी हमें यह जानना पड़ेगा कि क्रिटिकल एप्रिसिएशन की कविता जो है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन के लिए भी कविता का स्तर क्या हो। भाई कक्षा 2 का बच्चा इंटर वाली कविता को क्रिटिकली एप्रिशिएट नहीं कर पाएगा, आप सर के बल खड़े हो जाएंगे। लेकिन कम से कम जो कक्षा 2 की कविता है वो अपने स्तर से उसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन कर ले, यह भी हमारी जीत है। और अपने स्तर से कविता का क्रिटिकल एप्रिसिएशन का मतलब, अगर उसको कविता की पंक्तियां पढ़ने में मजा आ रहा है तो ही इज एप्रिशिएटिंग दैट पोएम क्रिटिकली। अगर आपके पढ़ाते समय उसका इंटरेस्ट जाग रहा है तो ही इज एप्रिशिएटिंग क्रिटिकली दैट पोएम। हो रहा है क्रिटिकल एप्रिसिएशन। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं कि वो लाइंस लिखेगा, रटेगा, नहीं। क्रम से क्रिटिकल एप्रिसिएशन, एंजॉयमेंट का स्तर भी बदलेगा। एक छोटा बच्चा कविता को उसके भावों के लिए एंजॉय नहीं करेगा, लेकिन कम से कम राइम और रिदम के लिए वो बच्चा एंजॉय करे, ये हमारी जीत है। कम से कम बच्चा उन कविताओं की राइम को, रिदम को, राइज एंड फॉल को, इंटोनेशन को एंजॉय करे, तो भी हमारी जीत है। वो एंजॉयमेंट है उसके लिए, वो प्लेजर है उसके लिए। वो बिना समझे भी अगर कविता को एंजॉय कर रहा है तो फीलिंग आ रही है, ये समझना जरूरी है। एंड रेसिटेशन विद प्रॉपर रिदम, म्यूजिक एंड साउंड, वो तो बच्चा बिल्कुल वैसा ही करेगा जैसा उसके टीचर्स ने उसको पढ़ाया होगा, तो ये जरूरी है। ठीक, तो कैसी कविताएं हों? पहली चीज है प्यूपिल्स एज ग्रुप के हिसाब से कविताएं होनी चाहिए, उसका चयन ऐसा होना चाहिए। आप देखेंगे नर्सरी राइम्स दूसरी होती हैं, क्लास 1 to 5 की पोएम्स दूसरी होती हैं, और क्रम से उनमें बदलाव आता है, क्योंकि क्रम से बच्चे का एनवायरनमेंट बदलता है। तो बच्चे की उम्र, उसका परिवेश, उसके परिवेश से जुड़ी हुई कविताएं ही बच्चा समझ पाएगा। वो ये समझ लेगा कि हट कर बैठा चांद एक दिन माता से वह बोला, सिलवा दो मां मुझे उनका मोटा एक झिंगोला। वो चांद समझ रहा है, वो मां से अपनी जिद समझता है,
वो ऊन का झिंगोला समझता है, इसलिए वो उस कविता का क्रिटिकल एप्रिसिएशन कर सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर, ना उसके आसपास कोई जैक है, ना कोई जिल है, ना वाटर भरने के लिए कोई वहां इस तरह से जा रहा है, तो ही कैन नॉट एसोसिएट हिज इमोशंस विद दोज लाइन्स। और अगर उन लाइन्स के साथ वो इमोशंस को नहीं जोड़ पा रहा है तो बच्चा कविता को एंजॉय नहीं कर रहा है। और आप देखते हैं कि बच्चे की उम्र, उसका एनवायरनमेंट, उसकी लिंग्विस्टिक कैपेसिटी, हर बच्चे की लिंग्विस्टिक कैपेसिटी अलग अलग है। हर बच्चे की लिंग्विस्टिक कैपेसिटी अलग अलग है। ठीक, आपने देखा है कविताएं क्रम से बदलती हैं। मछली जल की रानी है, फिर उठो लाल अब का हट कर बैठा चांद एक दिन। कविताओं का क्रम बदलता जाता है। ट्विंकल ट्विंकल से शुरू करते हैं, रिंगा रिंगा रोजेस पे आते हैं, हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल पे आते हैं, फिर कविताओं का स्तर बदलता जाता है। तो कविताओं का स्तर बच्चे की उम्र, उसका एनवायरनमेंट और उसकी लिंग्विस्टिक कैपेसिटी के हिसाब से होना चाहिए। एक और चीज हमें याद रखनी है, इन अ फॉरेन लैंग्वेज क्लास मेंटल एज इज जनरली अहेड ऑफ देयर लिंग्विस्टिक एज। मेंटल एज बच्चे की ज्यादा होती है, ठीक, लेकिन लिंग्विस्टिक एज कम होती है, क्योंकि वो भाषाई दक्षता, वो भाषाई कौशल जो दूसरी भाषा है या तीसरी भाषा है बच्चे के लिए, वो नहीं आती उसे। लेकिन मेंटल एज तो है, चीजें वो समझ सकता है। बाधा केवल एक है, ऑब्स्टिकल या हर्डल केवल एक है, लैंग्वेज। तो हमें इन दोनों चीज के बीच में सामने बैठाकर कविताओं को बताना होगा, उसकी लिंग्विस्टिक एज, उसकी मेंटल एज। मेंटल एज जैसा एक्सप्लेनेशन और लिंग्विस्टिक एज जैसी लिंग्विस्टिक पोएम, ध्यान रखना होगा इसका। द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेड स्ट्रक्चर एंड वोकैब शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड। ग्रेडेड स्ट्रक्चर और वोकैब जो हमने पढ़ाई है, वैसे ही ग्रेडेड स्ट्रक्चर वाली कविता और उसी स्तर के वोकैब वाली कविता बच्चों के लिए जरूरी। अगर वो ना हुआ तो हम कभी भी उन एम्स या ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंच ही नहीं पाएंगे जो एम्स या ऑब्जेक्टिव्स हमारे हैं। एम्स या ऑब्जेक्टिव्स सेट कर लेना बड़ी चीज नहीं है, एम्स या ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से ही कविताओं का चयन करना भी आवश्यक है। नहीं तो हम कभी भी उन एम्स या ऑब्जेक्टिव्स तक नहीं पहुंच पाएंगे जिनके लिए हमने उन कविताओं का चयन किया है। तो कविताओं का चयन भी बहुत आवश्यक है। लिंग्विस्टिक एज और मेंटल एज के बीच एक इक्विलिब्रियम बने और उस इक्विलिब्रियम को बनाते हुए चयन होना चाहिए कविताओं का।